Hello everyone, welcome to my channel Anti-Net Commerce Classes. Today I will discuss leadership and leadership की theories. लीडरशिप का फीचर आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है जी, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका फुल डिटेल स्टडी आज हम करने वाले हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ द लीडरशिप कि लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है. कहते हैं कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सोर्सों की ज़रूरत होती है. उसमें जो मेन सोर्स होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स. उसको लीड करना, ठीक है जी, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, ये सब किसके थ्रू हो सकता है, लीडरशिप से. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लीडर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, लीड करता है. क्या करता है, लीड करता है ह्यूमन बींग्स को कि वो इस तरह काम करें कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो आसानी से अचीव हो सके. ठीक है जी, वो उनको इस तरह मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और अपना जो काम है वो अच्छी डायरेक्शन में करें. ठीक है जी, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव कर पाएँ. इसका यही मतलब होता है कि लीडर जो होता है वो उनको मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, लीड करता है, डायरेक्ट करता है कि आपने इस काम को इस तरह करना है. ठीक है, लीडर उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो उसके हिसाब से काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो आसानी से अचीव हो सके. ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा. ठीक है, इसमें लीडरशिप इज़ एन एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. क्या होता है, इन्फ्लुएंसिंग करना होता है लोगों को. ठीक है, उन्हें प्रभावित करना होता है कि वो उनके हिसाब से काम करें और उनकी विलिंगनेस को बढ़ाना होता है. ठीक है, यही होता है इसमें, विलिंग टू फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू मेक ए मैन एक्ट द वे द लीडर वांट. लीडरशिप का मतलब होता है कि एक आदमी में, एक लीडर में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वह अपने वर्कर्स को अपने अकॉर्डिंग काम करवा सके. ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं आगे, इसका फीचर पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोअर्स. विदाउट फॉलोअर्स लीडरशिप इज़ नथिंग. एक लीडर होता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, मतलब कि वो उसकी बात को मानते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ही करते हैं. ठीक है, अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो लीडरशिप का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है. उसके बाद पर्सनल एबिलिटी. जो लीडर होता है उसमें पर्सनल एबिलिटी होती है, नॉलेज होती है. ठीक है जी, करेज होता है, टॉलरेंस पावर होती है, बहुत सारे उसमें मतलब दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी होती है. उसके बाद इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस में होता है कि जो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. ये इन्फ्लुएंसिंग करना होता है लोगों को. ठीक है, जो लीडर होता है वो अपने जो फॉलोअर्स होते हैं अपने बिहेव से उनको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है और उनसे इतना ऐसा काम करवाता है अकॉर्डिंग टू हिम, जैसी उसकी इच्छा है उसके हिसाब से ही काम करवाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो आसानी से अचीव हो सके. उसके बाद है नो नीड ऑफ द कोरेशन. कोरेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती. ठीक है जी, ए मैनेजर सो इम्प्रेस द एम्प्लॉय विद हिज बिहेवियर दैट दे विलिंग स्टार्ट द वर्किंग लीडरशिप. कहता है कि जो मैनेजर होता है वो अपने वर्कर्स को, अपने सबॉर्डिनेट को इम्प्रेस करता है ताकि वो उसके हिसाब से काम कर पाएँ. ठीक है जी, और इसमें कोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती. फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. जो इंडिविजुअल्स होते हैं फर्म में उनकी फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है थ्रू द लीडरशिप. ठीक है जी, आइडल कंडक्ट. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लीडरशिप. द लीडर शुड बी हैव एन आइडल कंडक्ट. ही शुड नॉट ओनली डिलीवरिंग द लेक्चर टू अदर्स बट शुड बिहेव इन द मैनर्स. कहते हैं कि जो लीडर होता है वो एक आइडल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसने बस लेक्चर झाड़ा और निकल गया, ऐसा नहीं है. उसने क्या है, जैसा वो बोल रहा है उसके खुद के बिहेव में, उसके खुद के मैनर में भी ऐसा होना चाहिए. वो खुद भी उस रूल को फॉलो करता रहना चाहिए. ठीक है जी, लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि हमने आज इसको, लीडर ने उसको मोटिवेट कर दिया, इनकरेज कर दिया, 1 साल बाद या 2 महीने बाद नहीं करेगा. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है. लीडरशिप इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट. कहते हैं कि जो लीडरशिप होता है वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ना कि मैनेजमेंट होता है. मैनेजमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट होता है, उसमें आता है लीडरशिप. ठीक है जी, अगर लीडरशिप नहीं होगा तो मैनेजमेंट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है. ठीक है जी, जैसे कि मैनेजर होता है, वो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है. ठीक है जी, डायरेक्टिंग करता है, स्टाफिंग वगैरह करता है. तो इस सब में उसको लीड करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, वो एज अ लीडर होता है. तो लीडरशिप इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं लीडर इज़ एवर न्यू प्रोसेस. कहते हैं कि जो लीडरशिप होती है वो न्यू प्रोसेस होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रॉब्लम आती रहती हैं, उनको डिफरेंट सॉल्यूशन ढूंढना होता है, इसीलिए एक न्यू प्रोसेस है. ठीक है, उसके बाद है लीडरशिप इज़ समथिंग ए पर्सन डज नॉट समथिंग ही हैज़. कहते हैं कि लीडरशिप एक पर्सन नहीं है,
लीडरशिप से पर्सन से कोई रिलेशन नहीं है, लीडरशिप का काम से रिलेशन है। जैसे कि अगर कोई टॉप लेवल का मैनेजर है, वो अच्छा काम मतलब कम नाम नहीं करता बट उसकी पोजीशन ऊंची है, तो लीडरशिप कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती उसके लिए। बट अगर कोई लो लेवल का वर्कर है और वो लीडरशिप अच्छा मतलब लीडर है, अच्छा है, दूसरे लोगों को अच्छे से प्रभावित कर पाता है, इफेक्ट कर पाता है, इन्फ्लुएंस कर पाता है, अपने फॉलोअर्स को खुश रखता है, ठीक है जी, तो वो एक अच्छा लीडरशिप निभा रहा है। इसमें मतलब कहते हैं कि लीडरशिप का जो रिलेशन है वो पर्सन के काम से है, ना कि पर्सन की पोजीशन से। उसके बाद पढ़ते हैं लीडरशिप ट्रांसफॉर्म करता है पोटेंशियल को इनटू रियलिटी में, ठीक है जी। लीडरशिप से होता क्या है कि वो अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसके हिसाब से काम करें, ठीक है। वो उससे इतना काम निकलवाना चाहता है जितना वो ठीक है, जितना वो निकलवाना चाहता है, जितना उसकी इच्छा है, ठीक है जी। मतलब वो चाहता है कि उसके वर्कर इस हिसाब से काम करें तो उसके वर्कर उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, पोटेंशियल को इनटू रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट करता है, उनमें जो उनकी पोटेंशियल होती है, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, उनका फुली यूटिलाइज कर और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। मतलब उनकी जो पोटेंशियल है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम 12 पॉइंट। कहता है कि लीडर एग्जिट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द पीपल टू फॉलो सम वन। कहता है कि लीडर एग्जिट करता है बिकॉज द नीड ऑफ पीपल टू फॉलो समवन। जब लोगों को ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ भाई उनको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। लीडरशिप जो होता है, जैसे कि वर्कर्स होते हैं वो बहुत लेज़ी होते हैं कई बार, ठीक है जी। उन्हें काम करने का कोई डायरेक्शन पता नहीं होता, उन्हें फुल नॉलेज नहीं होती कि कैसे काम क्या करना है, ठीक है। तो उन्हें एक लीडर की ज़रूरत होती है जो उनको बताता है कि आपकी मशीनरी है, ये आपका मटेरियल है, आपने इस तरह इसको यूज़ करना है, ठीक है। तभी लीडर एग्जिट करता है जब लगता है कि लोगों को एक किसी लीडर की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ द मोटिवेशंस। ये मोटिवेशन ये है इसके इम्पोर्टेंस, ठीक है जी। इम्पोर्टेंस है कि लीडरशिप का क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ द मोटिवेशन, लीडर क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, इनकरेज करता है ताकि वो उसके हिसाब से काम कर पाएँ, ठीक है जी। तो ये मोटिवेशन का सोर्स होता है। उसके बाद बेस ऑफ द कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशन का भी सोर्स है, बेस है। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और एम्प्लॉय होते हैं। उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन या कॉर्पोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये किसके थ्रू किया जा सकता है, और लीडर के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू ही किया जा सकता है। जॉब ऑफ द मैनेजर इज गेट वर्क डन थ्रू द एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। दिस पॉसिबल ओनली वेयर देयर इज ए फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन अमॉन्ग बोथ कैटेगरीज। कहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों नहीं, ठीक है, अचीव करना है, तो दोनों तभी अचीव कर पाते हैं जब उन दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन होता है। देयर आर द टू वे ऑफ गेटिंग सम वर्क डन बाय द एम्प्लॉय थ्रू पावर विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है जी। इफ़ ए वर्क इज़ गॉट डन थ्रू द यूज़ ऑफ द पावर द फीलिंग ऑफ द एम्प्लॉय गेट हर्ट। कि अगर हम अपने एम्प्लॉय से अपनी पावर से काम निकलवाएंगे कि हाँ भाई मेरा ऊंची पोजीशन है, आपने ये काम करना है, ये करना है, तो वो फीलिंग उसकी हर्ट होगी, वो ज़्यादा कॉर्पोरेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम उसका फ्रेंडली उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसका कॉन्फिडेंस उसके अंदर लाएंगे कि हाँ भाई आप ये काम कर सकते हो, आप में ये कॉन्फिडेंस है, आप में ये कैपेबिलिटी है, तो एक लीडर की तरह अगर आप काम करवाओगे उससे तो वो मोटिवेट होएगा और आपको ज़्यादा कॉर्पोरेट करेगा। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़। लीडर का क्या काम होता है कि ग्रुप की एक्टिविटीज़ को वो डायरेक्ट करता है, कि एक डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं डिपार्टमेंट में, उन सबको क्या करता है, वो डायरेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद पढ़ते हैं 4th पॉइंट, प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। पहले हमने पढ़ा कि एम्प्लॉय और मैनेजर्स के बीच में कॉर्पोरेशन होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उन सब के बीच में कॉर्पोरेशन या कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि रॉ मटेरियल को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू फिनिश गुड्स में, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अगर वो ज़्यादा माल परचेज कर लेंगे, हो सकता है वो इतना फिनिश गुड कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हो, बना ही नहीं पा रहे हो, तो रॉ मटेरियल ख़राब हो जाएगा। इसलिए उनके बीच में कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन होना भी ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ते हैं फैसिलिटी टू एग्जीक्यूट। जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है लीडरशिप की, ठीक है जी। वो काम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको क्या करता है, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। अपने एम्प्लॉयज़ की जो यूटिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है, उसका फुली यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है।
उसके बाद है फुलफिल द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, लीडरशिप का काम करता है, ठीक है जी। लीडर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, उन सबको मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसके हिसाब से काम करें। अगर वो उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है जी, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्राइस अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इससे हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को कम कीमत पर, कम कॉस्ट पर अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है वो मिल जाती है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाती है हमारी। ये बताता है बेस फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की सक्सेस के लिए बेस प्रोवाइड करता है। अगर एक लीडर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा है, ठीक है जी, मतलब उसका फुल नॉलेज है उसके पास, ठीक है, और उसको पता है कि कब क्या करना है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे रूट पर ले जा सकता है। अगर एक लीडर जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को फेलियर का कारण भी बन सकता है। इसीलिए अगर लीडर अच्छा है तो सक्सेस के लिए बेस प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद पढ़ते हैं लीडर के फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोल को डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बहुत सारे सबऑर्डिनेट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको नहीं पता होता क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो लीडर जो है, मैनेजर जो है, वो बताता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, आपने ये काम करना है, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं, ये डिवाइड करता है वर्क को एज पर कैपेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन सब को वर्कर्स को दिया जाता है। किसके थ्रू दिया जाता है, मैनेजर के थ्रू दिया जाता है। वो जितनी जिसकी कैपेबिलिटी होती है उतना ही उसको काम सौंप देता है। उसके बाद पढ़ते हैं टू गाइड द एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है सबऑर्डिनेट को कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट हो, उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो। तो इसके लिए वो क्या करता है, गाइड करता है उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं टू मेंटेन द डिसिप्लिन बनाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद क्रिएट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में भी हेल्प करता है। वो अपने सबऑर्डिनेट से बातचीत करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उनको अंडरस्टैंड करता है, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको आसानी से समझता है, ठीक है जी, फिर उनका सॉल्यूशन देता है। तो इससे क्या होता है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट। अपनी सबऑर्डिनेट की फीलिंग्स को समझता है कि उसके सबऑर्डिनेट चाहते क्या हैं, उन्हें सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए या प्रमोशन चाहिए, ठीक है जी, क्या उनकी वर्किंग कंडीशन उसको अच्छी प्रोवाइड की गई हैं, नहीं की गई हैं, ठीक है जी, क्या वो अपने काम से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, क्या वो उसको छोड़कर तो नहीं जाना चाहते ऑर्गेनाइजेशन को, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, उन सब चीज़ों को समझता है, ठीक है। उसके बाद है सिक्योर द कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेट करते हैं एक दूसरे को। अगर वो एम्प्लॉई मोटिवेट होंगे, इनकरेज होंगे, उनको लगेगा कि हाँ उनका ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉर्पोरेशन की जो फीलिंग है उनके अंदर आ जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट भी करता है, ठीक है। व्हेन ही गिव अदर्स एंड डायरेक्शंस, अगर वो दूसरे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग द मैनेजर ही इज़ रिप्रेजेंट द एंटरप्राइज, वो एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है उस टाइम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टू मेक द डिसीजंस। जो लीडर होता है वो उसका क्या काम होता है, डिसीजंस लेना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रॉब्लम आती रहती हैं, उन सबको हैंडल करने के लिए और जो मैनेजर को डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वालिटीज़ ऑफ द लीडर किस टाइप का होना चाहिए हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटी टू मोटिवेट, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके। उसके बाद एबिलिटी टू कम्युनिकेट, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके। ऐसा नहीं है केवल उसको यही है कि उसका काम बताना, ऐसा नहीं है, उसमें ये सेंस होनी चाहिए कि किस टाइम पर कैसी बात बोलनी है, ठीक है जी, कि उसका जो एम्प्लॉय है वो क्या सोच रहा है, किस कंडीशन में है, उसकी क्या सिचुएशन है, उसके साथ कैसे तरीके से बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करने का उससे तरीका आना चाहिए। उसके बाद है क्विक डिसीजन पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने डिसीजंस को डिले करता रहे, ठीक है, कि मैंने एक्सपीरियंस लेना है फिर उसके बाद डिसीजन लेना, ऐसा नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसका तुरंत डिसीजंस ले और राइट ले, ऐसा नहीं है कि गलत डिसीजंस ले लिया, ठीक है, राइट टाइम पर राइट डिसीजंस ले। उसके बाद बढ़ते हैं हम, उसके में ऑनेस्टी वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, फुल करेज होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब है कि वो साहसी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई रिस्क से डरता रहे, ठीक है। स्ट्रांगली ही फील शुड बी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट, अगर उसने कोई डिसीजंस लिया है तो उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट कराए, ठीक है जी। लीडर शुड बी फियरलेस होना चाहिए, स्टिक टू द डिसीजन वंस टेकन, एक बार उसने डिसीजन ले लिया तो उसको स्ट्रिक्टली
फॉलो कराने में उसमें करेज होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं होगा, ऐसा करने वाला नहीं होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ वी कैन डू, हम कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड। माइंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसने पुराने रूल या आइडियाज़ को ही फॉलो करता रहता है, ऐसा नहीं है। नई जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लगातार चेंज होता रहता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो न्यू आती रहती हैं। एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए उसका जो माइंड है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो अपने आप को चेंज कर सके। ठीक है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द अदर, ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे की फीलिंग्स को समझ सके। ऐसा नहीं कि मैं लीडर हूँ बस मेरी ही चलेगी, ऐसा नहीं है। कई बार सबॉर्डिनेट भी कुछ अच्छा सजेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उन सबको समझने वाला होना चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे काम तो दे दिया गया बट वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे काम दिया गया है, मेरे ये अकाउंटेबिलिटी बनती है कि मैं उस काम को करूँ, ठीक है, और अच्छे से करूँ। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टॉलरेंस पावर उसके अंदर होनी चाहिए, उसमें इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो डिफ़िकल्टी को फेस कर सके। ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं अलर्टनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं बुद्धू हो वो, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है। और वो इन फ्यूचर में भी क्या कर सके, प्रेडिकेट कर सके प्रॉब्लम को, कि हमारा फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से ही बंदोबस्त कर लेने चाहिए। ठीक है जी। अलर्टनेस होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद हम पढ़ते हैं टेक्निकल एबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसे टेक्निकल नॉलेज ही ना हो। ठीक है। उसका वर्क परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगा, तो उसे टेक्निकल मेथड्स, ठीक है, टेक्निक्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि इस टेक्निक से हम इस प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए वो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बींग्स काम करते हैं। जैसे कि कोई रिलीजियस अलग होता है, किसी का कास्ट अलग होती है, किसी का प्रेफरेंस, किसी का टेस्ट अलग होता है, तो उन सबको एक ही ग्रुप में लेकर चलना होता है लीडर को। तो वो क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए। उसे ये पता लग जाना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। ठीक है। उसके फेस से देखकर ही पता ले जाना चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर भी रहा है उसके डिसीजन को या नहीं कर पा रहा है। तो उसको एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए कि दूसरे की फीलिंग्स को करेक्टली अंडरस्टैंड कर सके राइट टाइम पर। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन एबिलिटी होनी चाहिए। लीडर हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस। कहते हैं कि जो लीडर होता है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे होता है, ह्यूमन बींग से होता है। तो क्या है, उसमें ह्यूमन को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। वो क्या, ताकि उसका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ करवा सके, उनकी फीलिंग्स को समझ सके। ठीक है। क्यों, उसमें ह्यूमन एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है लीडरशिप सक्सेस के लिए। अगर उसमें समझने की शक्ति है, फीलिंग है कि वो दूसरा अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है, उसकी फीलिंग्स को समझ सकता है, उनको डायरेक्ट कर सकता है, उसकी नीड को समझ सकता है, तो वो एक अच्छा लीडर है, अदरवाइज़ नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो फिजिकली बेचारा फिट ना हो या फिर मेंटली फिट ना हो, तो वो लीडरशिप का काम नहीं कर सकता। अगर वो लीडर है तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट होना चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ लीडरशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लीडरशिप की थ्योरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंट थ्योरी। ट्रेंट जो थ्योरी होती है वो किसने दी थी, बर्नार्ड एंड ऑर्डवे डैड ने दी थी, प्रोपाउंड की थी इस थ्योरी को। दिस थ्योरी लीडरशिप एबिलिटी टू इन पर्टिकुलर पर्सन डिपेंड ऑन हिज स्पेशल इंडिविजुअल क्वालिटी। ये थ्योरी बताती है कि अगर कोई इंडिविजुअल सक्सेसफुल लीडर बनना चाहता है तो उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर स्पेशल क्वालिटी है तो वो एक सक्सेसफुल लीडर है, अदरवाइज नहीं है। ये बताती थी, ट्रेडिशनल टाइप की थी ना, इसलिए बताती थी। ये कहता है कि इसने ना लीडरशिप क्वालिटीज़ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था कि अगर ये टाइप की उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं तो एक सक्सेसफुल लीडर है, अदरवाइज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने डिवाइड किया था फिजिकल ट्रेट, इसमें क्या था, 5 क्वालिटीज़ को इसने इंक्लूड किया था, एनर्जी, अपीयरेंस, हाइट को। दूसरी बात इसने क्या किया था, इंटेलिजेंस एबिलिटी, इसमें क्या किया था, 4 क्वालिटीज़ को, जैसे कि इंटेलिजेंस एंड स्कॉलरशिप। उसके बाद पर्सनल ट्रेंड, इसमें क्या किया था, 16 क्वालिटीज़ को इंक्लूड किया था, ये अडेप्टेबिलिटी, प्रिपेयर्डनेस, एंथुसियाज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है जी। फिजिकल ट्रेंड इसमें ये 5 को, एंड इंटेलिजेंस में कितना, 4 को, एंड पर्सनैलिटी ट्रेंड में कितना, 16 को। उसके बाद टास्क रिलेटेड कितनी होती हैं, 6 क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि इनिशिएटिव एंड परसिस्टेंस। एंड सोशल में उसने 9 क्वालिटीज़ को इंक्लूड किया था, कॉर्पोरेटिवनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़। ठीक है जी। इसने फिजिकल, इंटेलिजेंस, पर्सनल, टास्क एंड सोशल, इस सब में क्वालिटीज़ को डिवाइड किया और उन्होंने कहा जिस बंदे में ये क्वालिटीज़ होंगी वो एक सक्सेसफुल लीडर है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशन थ्योरी बताती है कि कोई लीडर अपने आप में कोई लीडर नहीं होता,
उसको सिचुएशन जो है वो लीडर बनाती है। अगर वो किसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाता है, ठीक है जी, अगर उसके सामने कोई सिचुएशन आई, उसने उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर दिया, ठीक है, उसको अच्छे से सॉल्व कर दिया, तो वो अपने आप एक लीडर बन जाएगा। उसके जो फॉलोअर्स होंगे उसको अपने आप ही फॉलो करने लगेंगे, ठीक है। ये उससे थोड़ी अपोजिट थी, वो तो कहती थी कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये बताती है कि क्वालिटी हो या ना हो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, अगर वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाता है तो वो एक सक्सेसफुल लीडर होता है। उसके बाद बढ़ते हैं फॉलोअर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर थ्योरी ऑफ लीडरशिप, द लीडरशिप एबिलिटी ऑफ ए पर्सन डिपेंड ऑफ इन हिज फॉलोअर्स। जो लीडर की एबिलिटी है ना वो डिपेंड करती है उसके फॉलोअर्स पर, ठीक है। वाई द फॉलोअर्स एक्सेप्ट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल एज ए लीडर, कि क्यों जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उसको एज ए लीडर एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि द रीज़न फॉर दिस इज़ देयर प्राइमरी नेसेसिटी, anybody who can make the maximum contribution to their fulfillment of their need accept as a leader। कहता है कि उस पर्सन को ही हम क्या करेंगे, एज ए लीडर एक्सेप्ट करेंगे जो उनको क्या करता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है उनकी नीड्स को फुलफिलमेंट करने में। एक फॉलोअर्स जैसे कि एक लीडर होता है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उसके फॉलोअर्स उससे फॉलो क्यों करते हैं, अगर वो उसकी नीड को फुलफिलमेंट कर रहा होगा, ठीक है, मैक्सिमम कर रहा होगा, तभी तो उसको फॉलो करेंगे। तो ये जो फॉलोअर थ्योरी है यही बताती है कि जो लीडर होता है वो अपने आप में कोई लीडर नहीं होता, उसके फॉलोअर्स अगर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो एक लीडर है, ठीक है। अगर वो अपने फॉलोअर्स की नीड्स को फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो वो एक लीडर है, ये यही बताता है। उसके बाद पढ़ते हैं बिहेवियरल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिहेवियर ऑफ द लीडर शुड बी आइडल, कि अगर एक लीडर का बिहेवियर आइडल है तो वो एक अच्छा लीडर है, ठीक है जी। इसने किसने दिया था, ये रे ए क्लिंगॉन ने। द लीडर में भी बेसिकली एक डिसीजन मेकर हो सकता है, एक एडवाइज़र हो सकता है, एक इन्फॉर्मर, एक सॉल्यूशन गिवर भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बताते हैं, एक मिनट, प्लानर भी हो सकता है। ही शुड रिप्रेजेंट आइडल बिहेवियर बिफोर हिज फॉलोअर्स, वो अपने फॉलोअर्स के सामने एक आइडल बिहेवियर प्रेजेंट करेगा। इट मीन इवन ए पर्सन विद ऑल द क्वालिटीज़ कैन नॉट बी सक्सेसफुल लीडर इफ़ ही हैज़ नॉट प्रेजेंट एनी आइडल एग्जाम्पल्स। कहते हैं कि अगर उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं बट वो एक आइडल बिहेवियर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो वो एक अच्छा लीडर नहीं है, ठीक है जी। इसने यही बताया था, कह रहे कि कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द टाइप ऑफ द बिहेवियर। ये जो टाइप ऑफ बिहेवियर को बताते हैं एक्सपेक्टेड ऑफ ए लीडर, जो लीडर से एक्सपेक्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेवल ऑफ इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ द लीडर, फॉलोअर्स फेट टुवार्ड द लीडर्स, ठीक है, नेचर ऑफ द गोल्स, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ द डिटरमाइंड गोल बाय द लीडर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोअर्स इन अवेलेबल इन्वायरमेंट, ठीक है जी। इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल थ्योरी, द लीडरशिप एबिलिटी डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द लीडर विद हिज फॉलोअर्स, कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ कैसा बिहेव करता है, ठीक है। देयर बिहेवियर डिपेंड ऑन द अब मेंशन फोर्स, ठीक है, यही बताता है। जो 10th थ्योरी थी वो बताती थी कि लीडरशिप वही लीडर सक्सेसफुल लीडर है जिसमें क्या है, क्वालिटीज़ है, ठीक है जी, क्या है, क्वालिटीज़ हैं। बट ये बताता है कि अगर उसके जो बिहेवियर अच्छा है तो वो एक अच्छा लीडर है। ग्रुप अप्रोच थ्योरी, दिस थ्योरी डिपेंड अपॉन प्रोपाउंड की थी किसने, कर्ट लेविन ने। आपने ये बहुत ज़्यादा याद रखने हैं कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी। ग्रुप थ्योरी किसने दी थी, कर्ट लेविन ने। अकॉर्डिंग टू हिम, ए लीडर शुड बी स्टडी एज ए ग्रुप, जो लीडर होता है वो एक ग्रुप को स्टडी करना चाहिए उसको, क्योंकि वो एक ग्रुप के साथ ही जुड़ा होता है ना कि एक इंडिविजुअल से। बिकॉज द लीडर इज़ कनेक्टेड विद नॉट एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से कनेक्ट नहीं होता, वो सारे के सारे ग्रुप से कनेक्टेड होता है। ईच ग्रुप टेंडेड टू डेवलप इट्स ऑन यूनिक नॉर्म्स, ठीक है, उसने हर एक ग्रुप के लिए क्या बनाने चाहिए, यूनिक नॉर्म बनाने चाहिए। एन इंडिविजुअल कैन बिकम इफेक्टिव लीडर ओनली इफ़ ही एक्सेप्ट द नॉर्म्स एट द ग्रुप एंड ऑपरेट विद दैम। कहता है कि एक जो लीडर होता है, इंडिविजुअल है या फिर कोई पर्सन है, वो तभी एक इफेक्टिव लीडर बन सकता है इफ़ ही एक्सेप्ट द नॉर्म्स, अगर वो एक्सेप्ट करता है नॉर्म्स को एट ए ग्रुप लेवल पर, एंड ऑपरेट विद इन दैम, और उनको अच्छे से ऑपरेट करता है, ठीक है। कहता है कि वो एक अच्छा लीडर तभी है जब वो क्या कर पाता है, हर एक ग्रुप को अच्छे से स्टडी कर पाता है, हर एक ग्रुप के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं उन सबको अच्छे से एक्सेप्ट कर पाता है और उनको ऑपरेट अच्छे से कर पाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्स एंड वाई थ्योरी। ये MC जॉर्ज ने दी थी। किसने दी थी, MC जॉर्ज ने। इसके हिसाब से जो एक्स थ्योरी थी उसके हिसाब से होता है कि जो वर्कर होते हैं वो लेज़ी होते हैं, उनको काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता, उनको डायरेक्शन करने की ज़रूरत होती है, वो केवल सैलरी के भूखे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कभी भी उसको छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। ये सब मैंने ना मोटिवेशन में पढ़ाया था आपको, मैं इसलिए आपको बोलकर बता रही हूँ इसमें कि जो एक्स थ्योरी थी वो बताती है ट्रेडिशनल टाइप की, और जो वाई थ्योरी है वो बताती है मॉडर्न टाइप की। इसमें होता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो लेजी नहीं होते हैं, ठीक है जी, वो अवेयर होते हैं। ये सब बताता है हमारी वाई थ्योरी।
ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें ज़्यादा डायरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, इसमें वाई थ्योरी में इतनी डायरेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पथ गोल थ्योरी। टू मी अटेनमेंट नॉट ऑर्गेनाइजेशन, ये बताता है कि इसके हिसाब से क्या है कि जो एक मिनट कहता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ द लीडरशिप एबिलिटी इफ़ ही हैज़ फाउंड आउट एज टू वॉट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, इसमें हाँ जी ये बताता है कि स्ट्रेंथ एंड ये दो पॉइंट पर एस्पेक्ट करता है, एक तो स्ट्रेंथ पर, एक उसका एक्सपेक्टेशन कितना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन कितनी है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, स्ट्रेंथ का मीन होता है कि इनकरेज करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज़ का। क्या करना, एम्प्लॉयज़ का, इसमें एम्प्लॉय है इसका मतलब, कहता है कि एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, इसका मतलब है स्ट्रेंथ। ठीक है, इनकरेज करना। उसके बाद है एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब होता है प्रिपेयरिंग द वे फॉर अटेनमेंट ऑफ ए गोल्स, गोल को अचीव करने का तरीके ढूंढना। ठीक है, ए लीडर जो होता है ट्राई करता है कि जितनी भी हर्डल आती हैं, इसका हर्डल है, ठीक है, छोटा लिखा हुआ नहीं है, आप सुन लीजिए मेरे को। कहता है कि जो लीडर ट्राई करता है कि वो जितनी भी हर्डल आती हैं, जितनी भी रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं ऑब्जेक्ट को अटेनमेंट करने में, उन सबको क्या कर से दूर कर सके, किसकी हेल्प से, ट्रेनिंग कर और डायरेक्शन कर एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, दिस पॉइंट ऑफ मेक क्लियर दैट कंडक्ट द लीडर इंक्रीज द मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी, ये क्या करता है, लीडर को मोटिवेट करता है और क्या करता है, उनका जो भी प्रॉब्लम आती है उन सबको सॉल्व करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम आसानी से अचीव कर पाएँ। ये होता है पथ गोल थ्योरी। इसमें दो होता है, स्ट्रेंथ होता है और एक्सपेक्टेंसी होता है। इसका मतलब होता है उनको इंकरेज करना, इनका मतलब एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऐसा तरीका ढूंढना जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं हर्से ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इसका थ्योरी नंबर 8 है। ठीक है, हर्से ब्लैंचार्ड एंड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल थ्योरी मॉडल। ठीक है जी, द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप इज आउटकम ऑफ द लेबर ऑफ 2 मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। इसमें 2 मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट थे, ठीक है जी, जिन्होंने इनको किया था। एक तो था हर्से, दूसरा था ब्लैंचार्ड। इसके हिसाब से स्टाइल लीडरशिप विल बी इफेक्ट विच इज़ अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द मेच्योरिटी लेवल एंड सबऑर्डिनेट। कहते हैं कि जो लीडरशिप होता है वो इफेक्ट होता है किससे, मेच्योरिटी लेवल से भी। क्लियरली मीन दैट स्टाइल लीडरशिप जो होता है कंटिन्यू चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे कि लेवल ऑफ मेच्योरिटी जो चेंज होती है, वैसे ही जो लीडरशिप होता है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि इसमें हमने सबसे पहले लेवल ऑफ मेच्योरिटी को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहता है कि इट दिस एबिलिटी टू द एबिलिटी विलिंगनेस एंड एबिलिटी एंड विलिंगनेस। इसमें हम लेवल ऑफ मैच्योरिटी में 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एबिलिटी, एक पढ़ेंगे विलिंगनेस। ठीक है जी, ऑफ द एम्प्लॉय की। एबिलिटी एसोसिएटेड विद द नॉलेज, जो एबिलिटी होती है वो नॉलेज से रिलेटेड होती है, और जो विलिंगनेस होती है वो कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है जी, इसमें हम टेबल पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे, लेवल ऑफ मैच्योरिटी की। चलिए इसका हम टेबल पढ़ लेते हैं। इसका टेबल मैं इधर ही बना देती हूँ। ठीक है, आप मेरे को बस एक बार देख लीजिए। चलिए बनाती हूँ मैं इसकी टेबल। इधर ले लेते हैं हम लेवल ऑफ एबिलिटी, ठीक है, इधर ले लेते हैं लेवल ऑफ विलिंगनेस, और इधर ले लेते हैं लेवल ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, ये एबिलिटी है, ये विलिंगनेस है और ये मैच्योरिटी है। ठीक है, अगर उसके अंदर एबिलिटी लो है और विलिंगनेस भी लो है तो उसका जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, फिर करते हैं कि एबिलिटी तो उसके अंदर लो है और उसका जो विलिंगनेस है वो हाई है, मतलब वो काम करना चाहता है, बस में एबिलिटी नहीं है, तो उसका जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, लो टू मॉडरेट रहेगा। क्या रहेगा, लो टू मॉडरेट रहेगा। उसके बाद अगर उसमें एबिलिटी हाई है, ठीक है, मतलब वो काम करना, और उसमें नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है, स्किल्स भी है, बट उसका जो विलिंगनेस है वो काम करना नहीं चाहता, वो लो है, तो उसमें जो उसके लेवल ऑफ मैच्योरिटी का क्या रहेगी, मॉडरेट टू हाई रहेगी। ठीक है जी, अगर उसका एबिलिटी भी हाई है और विलिंगनेस भी, वो काम भी करना चाहता है, तो लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी हाई रहेगी। ये इसकी टेबल थी। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं आगे। लीडरशिप स्टाइल क्या होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट पर ये कंसीडर करता है, एक तो टास्क बिहेवियर पर, एक रिलेशनशिप बिहेवियर पर। टास्क बिहेवियर का मतलब है कि वो काम पर ज़्यादा फोकस करता है, और रिलेशनशिप बिहेवियर का मतलब है कि वो एम्प्लॉयज़ से रिलेशन बनाना चाहता है, एम्प्लॉयज़ को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो और फ्रेंडशिपनेस जो है वो बढ़े। ठीक है जी, इस चीज़ के बारे में स्टडी करता है। ये है इसका मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पढ़ते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि उसका जो हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। ठीक है जी, हाई टास्क मतलब वो डायरेक्टिव है,
हाई डायरेक्टिव है एंड लो सपोर्टिव है। सपोर्टिव मतलब कि वो रिलेशनशिप लो है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वे केवल टास्क पर ही ध्यान दे रहा है, डायरेक्टिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब कि वो टास्क पर ज़्यादा दे रहा है, रिलेशनशिप पर नहीं दे रहा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोचिंग। कोचिंग को हम सेलिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब होता है कि वो हाई डायरेक्टिव है, ठीक है, और हाई ही क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। हाई रिलेशनशिप और हाई डायरेक्टिव मतलब हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप, या फिर हाई डायरेक्टिव और हाई सपोर्टिव है, ठीक है। इसमें हम ये पढ़ते हैं, इसको हम कोचिंग बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लो डायरेक्टिव एंड हाई सपोर्टिव, मतलब इसमें रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो इसको सपोर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद है डेलीगेटिंग, इसमें दोनों ही लो होती हैं, लो डायरेक्टिव एंड लो सपोर्टिव, ठीक है जी। इसमें हम बिहेवियर सपोर्टिंग बिहेवियर लिया है और इधर डायरेक्टिव बिहेवियर लिया है। डायरेक्टिव बिहेवियर मतलब काम पर ज़्यादा देता है, और सपोर्टिव का मतलब कि वो रिलेशनशिप पर ज़्यादा ध्यान देता है। ये इस तरह ही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया डायरेक्टिंग भी बोलते हैं इसको, और इसको टेलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम ज़्यादा टेल करते हैं, मतलब काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोचिंग में दोनों ही हाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद है सपोर्टिंग में रिलेशनशिप हाई होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, डेलीगेटिंग, दोनों ही लो होते हैं। दो लो तो ही हमारा रिलेशनशिप होता है और लो ही हमारा टास्क होता है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें हाई टास्क होता है और लो रिलेशनशिप होता है। इसमें हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, इसमें लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप होता है। इसमें लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप होता है S4 में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, आप इसको इस तरह पढ़ लेना, ठीक है जी। चलिए, ये मैंने आपको बोल कर बता दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ टेलिंग लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है। जो टेलिंग लीडरशिप स्टाइल होती है वो कब होती है, जब लेवल मैच्योरिटी क्या होती है, लो होती है। लेवल ऑफ मैच्योरिटी लो कब होती है, जब एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों ही लो होती हैं। इसमें क्या होता है, हम केवल काम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो मैनेजर के साथ क्या होता है, टास्क बिहेवियर कुछ ज़्यादा फॉलो करता है, क्योंकि ये इनिशियल लेवल होता है मैच्योरिटी का। इसमें जो वर्कर्स होते हैं उनको अपने काम के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनकी रूल रेगुलेशन को बताना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में नए होते हैं। मैनेजर उनको क्या करता है, केवल अटेंड करता है, उनके साथ बताता है कि ये आपको ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है। उनके साथ रिलेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है, लो होती है। तो टेलिंग में लेवल ऑफ मैच्योरिटी होती है लो, इसीलिए वो केवल काम पर ध्यान देता है, इसीलिए इसमें हाई टास्क होता है, लो रिलेशनशिप होता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम सेलिंग में क्या होता है, एम्प्लॉय मैच्योर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, एम्प्लॉय मैच्योर हो जाता है, क्योंकि वो काम करना उसे आ जाता है। तो इसमें हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप होता है। और इसमें जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है, लो टू मॉडरेट होती है, ठीक है। क्या होती है, लो टू मॉडरेट होती है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी तो क्या हो जाती है, एबिलिटी तो लो होती है, ठीक है। और क्या होता है, उसका जो विलिंगनेस है वो हाई होता है। उसे काम करना आता तो नहीं है, बट क्या है, उसने काम करना है, ठीक है। उसकी चाहत है काम करने की, विलिंगनेस है। तो सेलिंग में लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, ये अप्रोप्रिएट होती है इस सिचुएशन में। इन दिस सिचुएशन एम्प्लॉय स्टार्ट लर्निंग देयर जॉब बट इवन दे रिक्वायर द हेल्प इन टास्क बिहेवियर। कहते हैं कि वो जो एम्प्लॉय होते हैं वो सीखना चाहते हैं, इसीलिए उनको क्या है, एक लीडर की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो लीडर होता है वो क्या करता है, हाई तो उनके साथ रिलेशनशिप बनाता है, उनको फ्रेंडली एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, और उनको हाई टास्क मतलब कि उनके टास्क के बारे में भी ज़्यादा बताता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास एबिलिटी नहीं होती वो, बट उनके अंदर चाहत होती है, विलिंगनेस होती है कि वो काम करना चाहते हैं। इसीलिए इसमें जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी होती है वो लो टू मॉडरेट होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, एम्प्लॉय लेवल मैच्योरिटी, ये क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉय मैच्योर हो जाते हैं। मॉडरेट टू हाई इसमें होता है, इस मॉडरेट टू हाई का मतलब क्या है, इसमें एबिलिटी तो हाई होती है एंड विलिंगनेस क्या होती है, लो होती है, ठीक है जी। लैक विलिंगनेस होती है, मतलब कि वो काम करना नहीं चाहते बट उन्हें काम करना आता है। तो इस लेवल पर क्या करता है, एम्प्लॉय रियली मैच्योर हो जाता है। मैनेजर डज नॉट नीड टू पे मोर अटेंशन टू टास्क बिहेवियर, क्योंकि उन्हें काम आता है तो टास्क बिहेवियर पर मैनेजर को ध्यान देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। उसको केवल क्या ज़रूरत है कि वो उनको अंदर रिलेशनशिप बनाए, ठीक है, उनके अंदर उनके बिहेवियर को चेंज करे। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बिहेवियर पर, ठीक है। तो मतलब इसमें हाई रिलेशनशिप होता है एंड लो टास्क होता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम डेलीगेटिंग। इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ मैच्योरिटी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो इसमें जो एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों हाई होती हैं, इसमें डेलीगेटिंग लीडरशिप स्टाइल इसको बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेडरल लीडरशिप कॉन्टीजेंसी थ्योरी। ये क्या होता है, ये इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं, ये मिस्टर ई फेडरल ने दी थी। एडवोकेट द लीडरशिप कॉन्टीजेंसी थ्योरी, उन्होंने कॉन्टीजेंसी के थ्योरी के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी लीडर,
कोई भी लीडर इंडिविजुअल एक लीडर नहीं हो सकता ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ क्वालिटीज़, स्ट्रेंथ और क्वालिटी के बेस पर, बट द सिचुएशन एंड हिज रिलेशन विद द ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द लीडर। कहता है कि कोई क्वालिटी और उसमें हो अच्छी और स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो तो उसको लीडर नहीं बन सकता। ठीक है जी, वो लीडर बनना उस पर किसके डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशन पर और उसका रिलेशन पर विद द ग्रुप के साथ। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप के साथ उसका क्या रिलेशन है और उसकी सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल मेक करती हैं लीडर को मेक करने में, ठीक है, बनाने में। उसके बाद हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टू नो फॉलोइंग फैक्टर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। इस थ्योरी को समझने के लिए इनको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ लीडर। इसमें हम लीडर का टाइप पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द फेडरल लीडर आर प्राइमरी टू टाइप्स। ठीक है, एक तो होते हैं टास्क ओरिएंटेड होते हैं, दूसरे रिलेशन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इन व्हाट कैटेगरी द लीडर विल फॉल डिपेंड ऑन हिज लीस्ट प्रिपेयर को वर्कर्स। कहते हैं कि अगर लीडर टास्क बिहेवियर का है या फिर रिलेशन बिहेवियर का है, ये किस पर डिपेंड करता है, लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर मतलब LPC पर डिपेंड करता है। LPC का मतलब होता है लीडर लिमिट ऑफ लुकिंग एट द वर्स्ट वर्कर इन द ग्रुप इज द फेवरेबल एटीट्यूड। ठीक है, अगर उसका जो कि अच्छा काम नहीं कर पाते हैं उन वर्कर्स को भी वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है, ये उसके LPC मीन डिपेंड करता है। इट कैन बी सेड दैट डिफरेंट लीडर कैन द डिफरेंट LPC स्केल। हर एक लीडर का अपना अपना LPC स्केल होता है। अगर वो इन्फीरियर वर्कर को क्या पड़ता है एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो अपने जो इन्फीरियर वर्कर है मतलब कि जो कम चोर वर्कर हैं या फिर उनको काम नहीं आता है, उन वर्कर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका जो LPC स्केल है वो क्या है, हाई है। ठीक है, तो उस लीडर को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ओरिएंटेड लीडर बोलेंगे। ठीक है, अगर उसका जो इसका कॉन्ट्ररी पढ़ते हैं, अगर लीडर उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता इन्फीरियर वर्कर को, तो उसका जो LPC स्कोर है वो क्या है, लो है, और इसको हम टास्क ओरिएंटेड बोलेंगे। ठीक है जी, अगर उसने वर्कर को एक्सेप्ट कर लिया तो वो रिलेशन ओरिएंटेड है। ठीक है, और उसका जो LPC है वो क्या है, हाई है। ठीक है, अगर उसने जो वर्कर्स थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसका जो ये कौन सा है, टास्क ओरिएंटेड है। ठीक है, और उसका जो LPC स्कोर है वो क्या है, लो है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। नोइंग द सिचुएशन, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट द सिचुएशन ए रिलेशन ओरिएंटेड या फिर वर्क ओरिएंटेड लीडर विल बी इफेक्टिव। कहते हैं कि सिचुएशन बताती है कि जो कौन सा लीडर जो है अच्छा है। ठीक है, रिलेशन ओरिएंटेड वाला अच्छा है या फिर वर्क ओरिएंटेड वाला अच्छा है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन होती हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं। दिस डिपेंड ऑन द फेवरेबल सिचुएशन इन ईच केसेस। फेवरेबलनेस ऑफ द सिचुएशन इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं पोजिशन पावर। दिस मीन दैट हाउ मच पावर द पोजिशन इन विच द लीडर हैपन टू बी वर्किंग गिव टू ए लीडर, कि कितनी लीडर को पोजीशन उसका जो पावर है वो देना चाहिए, जिससे कि हम मान सकें कि इतनी पोजीशन बहुत है, ये अच्छी है। जो पावर है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए लीडर हैज़ द पावर ऑफ हायरिंग, ठीक है, प्रमोटिंग, इंक्रीजिंग पे, ही इज़ सेड टू बी इनफ पावर, तो हम उसको इनफ पावर कह सकते हैं अगर उसके पास बहुत सारी पावर है, मतलब वो हायरिंग करने की भी, प्रमोटिंग करने की भी, इंक्रीजिंग करने की भी उसके पे को। इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर विद द लीडर दैट मेक द सबऑर्डिनेट फॉलोअर ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके पास क्या होती है, पावर होती है कि वो अपने इंडिविजुअल्स को क्या कर सकता है, अपना फॉलोअर्स बना सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो पोजीशन ऑफ पावर भी इसमें मेन रोल अदा करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं टास्क स्ट्रक्चर्स। इट मीन इन वॉट डिटेल सब रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क आर क्लासिफाइड एंड परफॉर्मेंस मेथड एक्सप्लेन। इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क को क्लासीफाइड किया गया होता है और परफॉर्मेंस मेथड को एक्सप्लेन किया गया होता है। लीडर मेंबर रिलेशन, इट मीन व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ फॉलोअर फेथ इन देयर लीडर, कि कितना ही सीमा तक जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो लीडर में विश्वास रखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। इट इज़ ऑलवेज ऑन द बेस ऑफ मेंशन अबव फैक्टर, जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े उन पर डिपेंड करता है, उसकी पावर पर, ठीक है जी, और उसका टास्क स्ट्रक्चर कैसा है, एंड लीडर्स एंड मेंबर रिलेशन कैसा है, उनको कितनी हद तक एक्सेप्ट करते हैं, ये सब इस पर डिपेंड करता है। वी कैन नो अबाउट द सिचुएशन बीइंग फेवरेबल अनफेवरेबल। जो सिचुएशन है वो फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ ऑल द थ्री फैक्टर हैपन टू बी लो लिमिट देन इट कॉल बी अनफेवरेबल सिचुएशन। अगर उनके बीच में रिलेशन भी कम है, ठीक है, और वो क्या कहता है, पोजीशन पावर भी उसकी कम है, टास्क स्ट्रक्चर भी उसका अच्छा नहीं है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन बोल सकते हैं, अदरवाइज फेवरेबल बोलेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं इसका थर्ड पॉइंट, कहता है कि लीडर सिचुएशन मैच।
इफ़ ए लीडर स्टाइल एंड सिचुएशन मैच कर जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लीडर बोलेंगे। ठीक है, उसने जो काम किया, जो उसने डिसीजन लिया वो और उसका जो सिचुएशन थी दोनों मैच कर गई तो हम क्या बोलेंगे, उसको इफेक्टिव लीडर बोलेंगे। अदरवाइज क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लीडर नहीं है ये तो फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं वेरी फेवरेबल सिचुएशन क्या होती है। इन दिस सिचुएशन टास्क लीडर जो होता है प्रूव होता है इफेक्टिव। क्या होता है, टास्क लीडर जो होता है वो इफेक्टिव प्रूव होता है। ही डज नॉट नीड टू डिस्प्ले हिज टास्क ओरिएंटेड एटीट्यूड बिकॉज द टास्क स्ट्रक्चर्स एंड अदर फैक्टर आर ऑलरेडी फेवरेबल। उसको क्या करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने टास्क एटीट्यूड को बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टास्क स्ट्रक्चर्स एंड अदर फैक्टर ऑलरेडी फेवरेबल, दोनों ही और पहले से ही फेवरेबल होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट। कहते हैं कि वेरी अनफेवरेबल सिचुएशन क्या होती है। इन दिस सिचुएशन वर्क ओरिएंटेड जो लीडर होता है वो सक्सेसफुल होता है। ही इज़ कैपेबल कन्वर्टिंग इन अनफेवरेबल फैक्टर को फेवरेबल फैक्टर में कन्वर्ट करने का कैपेबल होता है। मैनेजर प्रोवाइड राइट डायरेक्शन टू देयर सबॉर्डिनेट। जो मैनेजर होता है अपने सबॉर्डिनेट को राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देयरफॉर द बेटर परफॉर्मेंस बिकम पॉसिबल। इससे कि बेटर परफॉर्मेंस पॉसिबल होता है। इसमें कौन सा वर्क ओरिएंटेड वाला लीडर जो होता है वो सक्सेसफुल होता है, वो कैपेबल होता है कि वो अनफेवरेबल सिचुएशन को फेवरेबल सिचुएशन में कन्वर्ट करा सकता है। उसके बाद पढ़ते हैं मॉडरेटली फेवरेबल सिचुएशन। ये ऐसी सिचुएशन होती है, क्या होता है इसमें रिलेशन ओरिएंटेड जो मैनेजर होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो अचीव करता है गोल्स को, क्योंकि वो बेटर एबिलिटी होती है उसके अंदर कि वो गुड रिलेशन बना सकता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ। ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। इसमें हम पढ़ते हैं मॉडरेटली अनफेवरेबल सिचुएशन। इसमें कौन सा होता है, जो रिलेशन ओरिएंटेड लीडर होता है वही इसमें क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ होती है कि वो रिलेशन एटीट्यूड होता है उसके पास, वो सक्सेस होता है इन क्विकली। ठीक है जी, गेटिंग राइट ऑफ अनफेवरेबल सिचुएशन को फेवरेबल सिचुएशन में और अचीव कर सकता है अपने गोल को अचीवली, क्योंकि वो रिलेशन बना सकता है। ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं लीडरशिप स्टाइल। चलिए लीडरशिप स्टाइल पढ़ते हैं। कहता है कि अंडर द लीडरशिप सबॉर्डिनेट आर मोटिवेटेड इन सच ए वे दैट दे आर स्टार्ट फॉलोइंग द लीडर अचीविंग द इम्प्रेसिव। इसमें हम पढ़ते हैं लीडरशिप स्टाइल्स। मतलब हर एक लीडर का काम करने का तरीका अपना अपना होता है। हर एक लीडर की अपनी अपनी स्टाइल होती है काम करवाने की अपने वर्कर से। कुछ तो क्या करते हैं, लव पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि वो अपने वर्कर के साथ प्यार से पेश आएंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे, और कुछ इस पर विश्वास रखते हैं कि वो अगर वो ज़्यादा फोर्स करेंगे तो ही वर्कर काम करेंगे, और कुछ दोनों का मिक्सअप करते हैं, मिक्सअप यूज़ करते हैं कि उन्होंने प्यार से भी काम लेना चाहिए और फोर्स भी करना चाहिए। तो इस तरीके हर एक लीडर का अपना अपना स्टाइल होता है काम करवाने का। ठीक है जी, तो इसमें हम पढ़ते हैं लीडरशिप स्टाइल के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशनल, ठीक है, दूसरा होता है पावर बेस, ठीक है, और तीसरा होता है रिजल्ट बेस। पावर बेस में पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशनल जो होता है, एक मिनट, कि जो मोटिवेशनल होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो पावर पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मोटिवेशन कितना का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और जो पावर बेस्ड होता है वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक भी हो सकता है और फ्री रेंज भी हो सकता है। उसके बाद हम रिजल्ट बेस्ड पढ़ते हैं। ये एम्प्लॉय ओरिएंटेड भी होता है और प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी होता है। ठीक है, 3 टाइप के हो गए, 3 टाइप के 2 टाइप हो गए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। इसका हम पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये एक कैसी लीडरशिप स्टाइल होती है। इस लीडर स्टाइल को हम लीडर सेंटर स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लीडर सेंटर स्टाइल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, सारे जितने भी ऑर्डर होते हैं वो सब कौन लेता है, लीडर लेता है। ठीक है, वो अपनी अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज नहीं करता है। उसको ये फियर रहता है कि कहीं उसकी इम्पोर्टेंस ना खो जाए। ठीक है जी, और इसमें जितना अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर हो गया, ठीक है, वो फेल हो गया, तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसमें जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको बस केवल अपने काम करने से मतलब होता है। अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। ठीक है जी, जॉब और प्रमोशन ऑल डिपेंड ऑन द विलिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडर्स। अगर उनका जॉब से प्रमोशन होगा या फिर उनका जॉब से निकाला जाएगा, इंक्रीजमेंट जो भी कुछ किया जाना है, वो सब किस पर डिपेंड करता है, लीडर पर डिपेंड करता है। उसको केवल लीडर के ऑर्डर को मानना होता है, उसके सबॉर्डिनेट को। ठीक है, अपने आप से वो कोई ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, अगर उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया तो उनको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। ठीक है,
उसके कुछ इसका फीचर है, कहता है कि फॉर्मल रिलेशन होता है, इसमें बॉस और लीडर का रिलेशन होता है, ठीक है, टॉप टू डाउन होता है। उसके बाद है सेंट्रलाइज अथॉरिटी, इसमें लीडर के पास ही सारी अथॉरिटी होती हैं, कोई अलग कोई डिसीजन नहीं ले सकता, सिंगल मैन डिसीजन करता है। उसके बाद है नेगेटिव मोटिवेशन होता है। मैनेजर फील दैट हिज इंपॉर्टेंस लाई इन द फैक्ट दैट द वीक शुड बी डन द वाई वे ही लाइक, कहते हैं कि उसके तरीके से ही सारा काम किया जाना चाहिए, ठीक है। वो इन्वायरमेंट को फियर और थ्रीट से भरा हुआ होता है। नेगेटिव मोटिवेशन होता है, एम्प्लॉय को डर होता है कि अगर वो काम अच्छे से नहीं करेगा तो उसका ऑर्गेनाइजेशन से उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग द एम्प्लॉय, कहता है कि मैनेजर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के बारे में गलत सोचता है, ठीक है। वो सोचता है कि वो काम नहीं करेंगे, वो उनको प्यार से, ठीक है जी, और काम नहीं लेता है, उनको थोड़ा सोचता है कि वो केयरलेस हैं, ठीक है, इसलिए अपनी सारी की सारी जो अथॉरिटी हैं वो सेंट्रलाइज कर रखता है। कहता है कि एम्प्लॉय बिहेवियर अंडर दिस स्टाइल, जो एम्प्लॉय बिहेव करते हैं इन ऑपिटेंट मैनर्स, मतलब केवल ऑबे करते हैं उसके रूल को, कोई खुद का ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर पाते वो लोग, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें टाइट एंड क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल होता है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पर क्लोज एंड टाइट सुपरविजन होता रहता है, ठीक है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इनको पनिश किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाता है, उनकी सैलरी कम कर दी जाती है, ये सब कुछ इसमें होता है। एडवांटेज पढ़ते हैं, क्विक डिसीजन होता है, एक आदमी डिसीजन ले रहा होता है, एक लीडर डिसीजन ले रहा होता है, तो आसानी से क्विक डिसीजन हो जाता है। सेटिस्फैक्ट्री वर्क, कहता है कि वर्क परफॉर्मेंस जो होती है एम्प्लॉयज़ की स्ट्रिक्ट कंट्रोल में होती है, इसीलिए उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। नेसेसरी फॉर द लेस एजुकेटेड एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय हमारे लेस एजुकेटेड हैं, उन्हें ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन्हें काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वहाँ ये अच्छा होता है। उसके बाद सोर्स ऑफ द मोटिवेशन फॉर ए मैनेजर, कहता है कि मैनेजर के लिए मोटिवेशन का अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि स्टाइल गिव द मैनेजर मोर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर वर्क, तो जो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो उसको ज़्यादा और क्या देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो उसके हिसाब से काम कर रहे होते हैं तो अच्छा काम करेंगे, ठीक है, इससे वो उसको मोटिवेशन मिलती है मैनेजर को। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज लैक ऑफ मोटिवेशन का तो कोई रोल ही नहीं होता इसमें, केवल क्या होता है एम्प्लॉयज़ को लोअर वैल्यू का समझा जाता है, उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती, उनसे बस जो काम कहा गया वो उसी काम को करेंगे, तो मोटिवेशन उसमें नहीं होता है। लेस प्रोडक्टिविटी, क्या होता है एम्प्लॉय जो होते हैं लेस प्रोडक्टिविटी होती है एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि वो अपना फुल कैपेसिटी यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो वही काम करते हैं जो केवल लीडर ने उसको बोला है, ठीक है, तो वो अपने ओपिनियन यूज़ नहीं कर पाते, अपनी फुल कैपेबिलिटी यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑटोक्रेटिक पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, ठीक है जी। अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हम पढ़ते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें हम ग्रुप सेंटर लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लीडर होता है वो खुद अकेला ही सारे डिसीजंस नहीं लेता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, सजेशन मांगता है, और उनके सजेशन में कुछ मॉडिफिकेशन कर क्या करता है, डिसीजंस लेता है। इसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ की क्या करता है, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, डेडिकेशन को यूज़ करता है, ताकि उसका जो डिसीजन है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है जी। वो एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, स्टार्ट फीलिंग कि वो एंटरप्राइज़ का ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस देता है। ये एक बहुत अच्छी लीडरशिप स्टाइल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीडर जो है खुद डिसीजंस तो लेता है, बट वो कंसल्ट करता है अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबसे कंसल्ट कर एक राइट डिसीजंस लेता है, ठीक है, इसीलिए इसे ग्रुप लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। कहता है इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। ये कैसी लीडरशिप स्टाइल होती है, इसे लेजर फेयर भी बोलते हैं, इंडिविजुअल सेंटर भी बोलते हैं। इन दिस स्टाइल मैनेजर और जो लीडर होता है टेक लिटिल अलाउड टू work on the principle of laissez-faire. They will put in more by explaining over all the object, help the subordinate in damning their own object. Apart from this, they provide resource to work performance if they needs. ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या था, एक ही बंदा था, वही डिसीजन लेता था, सारी अथॉरिटी उसके पास थी, और जो उसके सबॉर्डिनेट थे वे केवल उसका ऑर्डर को फॉलो करते थे, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं थी। ये उससे जस्ट अपोजिट है। क्या करती है, इसमें जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो उनको फ्रीडम होती है कि वो अपना डिसीजन खुद लें, ठीक है, और वो अच्छे से अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करें, ठीक है, ये फ्री होती है। और सबॉर्डिनेट इसमें अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई अथॉरिटी काम नहीं करती है, ठीक है। जो हमारा लीडर होता है केवल जो हमारे जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको एडवाइस प्रोवाइड करता है। इसमें इसका फीचर क्या है कि इसमें जो सबॉर्डिनेट होते हैं
उनमें क्या होता है, फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट पर वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि वो हाँ हमारे सबॉर्डिनेट अच्छे से काम करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन होता है अथॉरिटीज़ का, सारी अथॉरिटी वो दे देता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये डिपेंड डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, इंडिपेंडेंट होता है डिसीजन मेकिंग सिस्टम। उसके बाद कॉर्पोरेटिव रिलेशन होता है, मोटिवेशन थ्रू द अथॉरिटी, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देंगे, अथॉरिटी देंगे तो अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं एम्प्लॉय एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयज़ में, ठीक है। ये सब इसका फीचर पढ़ा हमने। उसके बाद पढ़ते हैं हम डिफरेंट, कहता है कि ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या था कि एक ही पर्सन के पास सारी अथॉरिटी होती हैं, वही उसका सारे वर्क परफॉर्मेंस वगैरह, ऑल द अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस विद द मैनेजर के पास सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। इसमें क्या होता है, सम अथॉरिटीज ट्रांसफर टू द फॉलोअर्स अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे नीड की होती है उसके हिसाब से ही अपने फॉलोअर्स को हम अथॉरिटी दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी ट्रांसफॉर्म टू द फॉलोअर्स, ज़्यादातर जो अथॉरिटी होती हैं वो किसको दे दी जाती हैं, फॉलोअर्स को दे दी जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं डिटरमाइन द पॉलिसी, इसमें सारी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, मैनेजर के द्वारा। इसमें कंसल्ट डेमोक्रेटिक में क्या किया जाता है, इसमें कंसल्ट की जाती है एम्प्लॉयज़ के साथ कि हम ये पॉलिसी बनाएं या नहीं बनाएं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, पॉलिसी वर्क ऑफ डिटरमाइन पॉलिसी इज असाइन टू द फॉलोअर्स एंड द इंटरफेस द लीडर इज़ मीडियम, जो लीडर का इंटरफेयर होता है वो कम होता है। सारी जो पॉलिसी होती हैं वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं, फॉलोअर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। फिक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्क ऑफ द फॉलोअर्स इज़ फिक्स बाय द लीडर हिमसेल्फ, लीडर के द्वारा। इसमें किसके द्वारा किया जाता है, फॉलोअर कैन टेक द हेल्प ऑफ द लीडर, इसमें फॉलोअर्स लीडर की हेल्प कर सकते हैं काम को फिक्स करने में। इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो खुद ही अपना काम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे कि फिक्सेशन ऑफ द वर्क देयर इज नो इंटरफेरेंस होता है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता लीडर का काम को फिक्स करने में। लिमिट टू कंट्रोल, इसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, इसमें मिडिल कंट्रोल होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसमें टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा, इसमें दोनों हो सकता है, ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी। कम्युनिकेशन फ्री होता है इसमें। मोटिवेशन इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव मोटिवेशन एंड हेल्प टू हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है, ठीक है। पॉपुलरिटी, ये जो सिस्टम होता है पॉपुलर होता है ओल्ड सिस्टम मैनेजमेंट में, ये मोस्ट पॉपुलर होता है मॉडर्न में, और ये होता है मॉडर्न मैनेजमेंट में, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिजल्ट बेस्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसमें दो बातों पर ध्यान दिया जाता है, एक तो होता है कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, दूसरा होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल होता है, इसमें क्या होता है, ये एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको टाइम टू टाइम सॉल्व करते हैं, उनकी वर्क कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उनका रिजल्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है, ठीक है जी। ये क्या होते हैं, एम्प्लॉय ओरिएंटेड होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ये केवल प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये बेस करते हैं ऑन द आइडिया अडॉप्टिंग द न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस, कीपिंग द एम्प्लॉय बिजी एंड मोटिवेट देम रेगुलरली टू वर्क, ठीक है जी। उनको बिजी रखते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं सूटेबल, कहता है कि जो दोनों ही हमने स्टडी की, जो ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ लीडरशिप, ठीक है, कंक्लूड करते हैं कि जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप होती है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है प्रोडक्शन ओरिएंटेड से, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबे टाइम तक हम अपने लीडर को क्या कर सकते, अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप होती है वो ज़्यादा सूटेबल होती है, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक मिनट, मैंने ना आपको ये तो करा दिया बट इसमें ना ये नहीं लिखा हुआ, एक मिनट। इसमें दो रह गई थी मोटिवेशनल की, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। मोटिवेशन पॉजिटिव का मतलब होता है वो उनको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। और नेगेटिव का मतलब होता है वो उसको मोटिवेशन तो देता है बट नेगेटिव तरीके से देता है। जैसे कि वो क्या करता है कि उनको स्टॉपिंग द एनुअल इंक्रीमेंट, उनका जो एनुअल इंक्रीमेंट इंक्रीज़ हो रहा था उनकी सैलरी में, उसको स्टॉप कर देता है। या फिर गेटिंग दैम ओवरवर्क, उनको ज़्यादा ओवरवर्क दे देता है। ये रिडक्शन फ्रॉम सैलरी है, सैलरी में से कुछ जो अमाउंट है वो घटा देता है। रिमूव फ्रॉम द जॉब्स, ठीक है, इसको नेगेटिव टाइप का मोटिवेशन देता है, ठीक है जी। मैंने आपको लीडरशिप का जो स्टाइल है वो करा दिया,
ठीक है। 3 होते हैं, मोटिवेशन, पावर एंड रिजल्ट बेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ थ्योरीज जो कि कुछ रह गई हैं। चलिए पढ़ते हैं, 1 मिनट। कहता है कि हम जो लीडरशिप स्टाइल को कैसे चूज़ करेंगे, हमने कैसे पता करना है कि लीडरशिप स्टाइल कौन सी सूटेबल है। कहता है कि डिटरमाइन द लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द मैनेजर का कैसा नेचर है। अगर वो चाहता है कि उसका जो सारा का सारा जो वो सोचता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, केयरलेस हैं, वो काम नहीं करना चाहते, लेज़ी हैं, तो वो कौन सी लीडरशिप को फॉलो करेगा, ऑटोक्रेटिक को लीडरशिप को। अगर उसका विश्वास है एम्प्लॉयज़ में कि वो सोचता है कि इसके एम्प्लॉय जो हैं रेस्पॉन्सिबल हैं, तो वो कौन सी यूज़ करेगा, डेमोक्रेटिक यूज़ कर सकता है। उसके बाद है नेचर ऑफ द एम्प्लॉय एंड सबॉर्डिनेट्स। कहते हैं कि एम्प्लॉय और जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनके नेचर पर भी हमारी जो लीडरशिप स्टाइल है वो डिपेंड करती है। अगर हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो विलिंग हैं, काम करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो क्या कर सकते हैं, वो अपनी जो प्रॉब्लम है एंटरप्राइज़ की उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है जी, तो इसके लिए हम कौन सी कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ऑटोक्रेटिक यूज़ करेंगे। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइज का साइज़ बड़ा है तो हमने कौन सी यूज़ करनी है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज़ करनी है, ताकि डिसीजन जो है इफेक्टिव और एफिशिएंटली तरीके से लिए जाएं। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो हमने ऑटोक्रेटिक से भी काम हमारा चल सकता है। उसके बाद सिचुएशन ऑफ द वर्क डिपेंड करता है कि हमने डेमोक्रेटिक यूज़ करनी है या फिर ऑटोक्रेटिक यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीडरशिप इज़ ए कॉन्टिन्यूम। लीडरशिप कॉन्टिन्यूम होता है, क्योंकि एक लीडर जो है, जैसे कि आज उसने अपने सबॉर्डिनेट के साथ जैसा बिहेव किया, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि वो आने वाले टाइम में भी अपने जो लीडर है उसके साथ अपना जो सबॉर्डिनेट है उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। मतलब वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप की पॉलिसी यूज़ करता है। इसमें यही होता है कि एक लीडर अपना जो सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे बिहेव करता है। ये किसने दिया था, ये रॉबर्ट ने दिया था, ठीक है जी, किसने दिया था, रॉबर्ट तानेबाउन में, ठीक है, ये इसका कुछ नाम था, ठीक है। इन्होंने इसको दिया था कि जो लीडर है वो कभी तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अपनाता है, कभी डेमोक्रेटिक, कभी फ्री, ठीक है जी, इस तरह वो अपनाता है। चलिए पढ़ते हैं इसमें, ये इसका कुछ कंटिन्यूम होता है। जो इसका अपर पार्ट होता है ये किसके लिए होता है, यूज़ ऑफ द लीडर अथॉरिटी, ये होता है एरिया ऑफ फ्रीडम ऑफ सबॉर्डिनेट। जो पहला होता है उसमें क्या होता है, इसमें कोई फ्रीडम नहीं होता, ठीक है। अपने जो डिसीजंस होता है उसको केवल जो लीडर होता है वह केवल अनाउंस करता है, बताता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, सेल मेक द डिसीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस। अगर उसको डिसीजंस को बताता है उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करता है, तो इसमें थोड़ी फ्रीडम जो है आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, फिर कंसल्ट करता है, इसमें थोड़ी और बढ़ जाती है फ्रीडम। इसमें शेयर, लिमिट एंड ग्रुप डिसीजंस, इसमें थोड़ी और बढ़ जाती है। इस तरह जो ये अपना जो मतलब ये यहाँ तो होता है ऑटोक्रेटिक और ये इधर होता है फ्री रेन, मतलब कि इसमें जो हमारा सबॉर्डिनेट होता है वो फ्री होता है इस कंडीशन पर, और इधर क्या होता है, वो फ्री नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह इसमें होती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। इधर तो होती है बॉस सेंट्रिक, ठीक है जी, बॉस सेंट्रिक होती है, और इधर क्या होता है, इधर होता है सबॉर्डिनेट सेंट्रिक, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, एक तो होती है बॉस सेंट्रिक ये वाली, और ये वाली क्या होती है, सबॉर्डिनेट सेंट्रिक। इसमें यूज़ ऑफ द मैनेजर अथॉरिटी, इसमें फ्रीडम ऑफ द सबॉर्डिनेट। इसमें मैनेजर्स जो होता है मेक डिसीजंस एंड अनाउंस, इसमें फिर उसके बाद क्या होता है, डिसीजंस को सेल डिसीजंस, फिर मैनेजर रिप्रेजेंट आइडिया एंड इनवाइट द सजेशंस, फिर मैनेजर रिप्रेजेंट टेंटेटिव सब्जेक्ट टू चेंज, मैनेजर रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स, गेट सजेशन, मेक द डिसीजंस। थोड़ी फ्रीडम जो है बढ़ती जाती है एम्प्लॉयज़ की। कहता है कि मैनेजर डिफाइन द लिमिट्स एंड टास्क ग्रुप टू मेक द डिसीजंस, मैनेजर रिप्रेजेंट सबॉर्डिनेट टू फंक्शन विद द लिमिट डिफाइंड बाय द सुपीरियर्स। इस तरह कुछ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहता है इसमें केवल वो अपने डिसीजंस को बताता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। सेकंड में क्या करता है कि वो अपने डिसीजंस को थोड़ा बताता है और एक्सप्लेनेशन देता है, उन पर इम्पोज नहीं करता अपने डिसीजंस को, ठीक है जी। उसके जो डिसीजन जो उसने लिया है उसके बेनिफिट्स के बारे में बताता है। थर्ड में क्या करता है, इसमें क्या करता है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है लीडर अपने सबॉर्डिनेट को, एंड आफ्टर टेक द डिसीजंस क्वेश्चन इनवाइट करता है फ्रॉम द सबॉर्डिनेट से, कुछ क्वेश्चन उनसे पूछता है कि क्या मैंने सही लिया, क्या गलत लिया। थर्ड में क्या करता है कि वो लीडर जो होता है वो अलाउ करता है सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस इन डिसीजंस, कि जो उसने डिसीजंस लिया है वो उसको इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। लीडर रिप्रेजेंट करता है डिसीजंस को अपने सबॉर्डिनेट के सामने। आफ्टर नोइंग द रिएक्शंस ही ब्रिंग आउट सम चेंज इन हिज डिसीजंस, अगर कुछ रिएक्शन वो करते हैं तो अपने डिसीजन में वो कुछ चेंजमेंट भी ले लेता है।
5 पॉइंट में कहता है कि आफ्टर द 4 टाइप ऑफ लीडरशिप कहता है कि सबॉर्डिनेट डिसीजंस के साथ, बट दिस टाइप ऑफ लीडरशिप के में क्या होता है, डिफरेंट होती है। अंडर इट प्रॉब्लम इज फर्स्ट प्लेस बिफोर द सबॉर्डिनेट। इसमें क्या था कि पहले तो डिसीजन ले लेता था, फिर उसके बाद पूछ रहा था। इसमें क्या होता है, ये डिफरेंट होती है चारों से। इसमें जो प्रॉब्लम होती है सबसे पहले सबॉर्डिनेट के सामने ही रखी जाती है, उनके साथ डिस्कशन किया जाता है, डिफरेंट अल्टरनेटिव के बारे में स्टडी की जाती है, और उसके बाद एक राइट जो डिसीजन लेता है वो सारे जो अल्टरनेटिव को देखकर और अपने सबॉर्डिनेट के साथ कंसल्ट कर फिर जो लीडर होता है वो डिसीजंस लेता है। उसके बाद 6 पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें क्या करता है, सबॉर्डिनेट अलाउ करता है मोर फ्रीडम्स, ठीक है, किसको, सबॉर्डिनेट को, ठीक है। लीडर डिफाइन करता है प्रॉब्लम को, साइमल्टेनियसली ही ले डाउन द लिमिट फॉर टेकिंग द डिसीजंस। वो कुछ लिमिट डिसाइड करता है कि आप इस दायरे में रहकर डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं 7 पॉइंट। इसमें लीडर को क्या मिलता है, रोल अदा करता है लीडर मिनिमम, ठीक है। और इसमें जो हमारा सबॉर्डिनेट होता है उसके पास कंप्लीट फ्रीडम होती है डिसीजन लेने की अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है जी। इसे हम फ्री रेन, ये टेन नहीं है, रेन है, रेन फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिकर्ड। जो लिकर्ड था वो एक मैनेजमेंटर था, ठीक है जी। उसने मिशिगन यूनिवर्सिटी से, यूएसए से वो काम करता था, ठीक है, विद अपने कलीग्स के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ लिकर्ड भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंक्लूड किया अपने रिसर्च वर्क में वेरियस मैनेजमेंट एस्पेक्ट को, जैसे कि उन्होंने स्टडी की लीडरशिप के बारे में, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गोल सेटिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस के बारे में इन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो हमारा लीडरशिप होता है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल था एक्सप्लॉयटेटिव, दूसरी बात था बेनिवोलेंट, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव में क्या होता था, ये अथॉरिटेटिव जो मैनेजर्स होता था वो एक अथॉरिटेटिव के रूप में काम करता था, सारे काम खुद करता था, थ्रेट और पनिशमेंट भी यूज़ करता था मोटिवेशन के लिए, कम्युनिकेशन केवल फॉर्मल था, ठीक है जी। इसमें जो भी मतलब ऑर्डर जाते थे वे टॉप टू बॉटम जाते थे, ठीक है, इस तरह था, ठीक है। ये कंप्लेंट और सजेशन के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई ऑर्डर, केवल ऑर्डर डायरेक्शन मिलते थे, कंप्लेंट और सजेशन कुछ भी नहीं, सबॉर्डिनेट नहीं दे सकते थे। इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था सबॉर्डिनेट के बीच में, पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं था सबॉर्डिनेट का, ठीक है जी। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए हाई रैंकिंग कौन था, मैनेजर था, रिजिड कंट्रोल था, ठीक है। ये कुछ इस तरह था। उसके बाद पढ़ते हैं बेनिवोलेंट। ये थोड़ा जो हमने अथॉरिटेटिव पढ़ा, मतलब जो फर्स्ट वाला पढ़ा एक्सप्लॉयटेटिव, उससे थोड़ा कम था इसमें, ठीक है। मैनेजर लेस अथॉरिटेटिव था थोड़ा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सिस्टम। इसमें स्टिक भी था और कैरेट भी था, मतलब उसको पनिशमेंट भी मिलती थी और रिवॉर्ड्स भी मिलते थे, ठीक है। ये इस तरह था। इसके बाद था कंसल्टेटिव। इसमें जो मैनेजर था वो क्या करता था, सबॉर्डिनेट को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड के साथ पनिशमेंट भी यूज़ करता था, और क्या करता था, इसमें मैनेजर्स के साथ कंसल्ट किया जाता था, ठीक है, कि ऑफन कंसल्ट आफ्टर टेकिंग द डिसीजंस, ठीक है। डिसीजंस लेते समय वो अपने सबॉर्डिनेट से कंसल्ट करता था और कहता था अपनी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता था अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है। एंड पार्टिसिपेट्स ऑफ सबॉर्डिनेट इन मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिव सम इम्पोर्टेंस ड्यू, मतलब इसमें जो हमारे सबॉर्डिनेट से उनसे कंसल्ट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद था पार्टिसिपेटिव। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द एटीट्यूड ऑफ मैनेजर लिबरल हो जाता था, उसका सिस्टम जो मतलब मैनेजर का जो एटीट्यूड था वो लिबरल था ह्यूमन बीइंग के से रिलेशन में। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ अथॉरिटेटिव टेंडेंसी, कोई अथॉरिटेटिव टेंडेंसी नहीं होती इसमें। इन्वॉल्वमेंट यूज़ ए मेथड ऑफ मोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट यूज़ की जाती थी सबॉर्डिनेट की, जो भी डिसीजंस होते थे वो किससे लिए जाते थे, सबॉर्डिनेट से, और बातचीत कर। उसके बाद दिस इज़ द ओपन वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सीनियर्स एंड द सबॉर्डिनेट वेरी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंडली रिलेशन में रहते हैं इसमें सीनियर और सबॉर्डिनेट। सजेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट आर कंसीडर नेसेसरी इन ऑल बिग एंड स्मॉल डिसीजंस, छोटा बड़ा कैसा भी डिसीजन लेना हो एम्प्लॉय का जो सजेशन है वो इसमें लेना होता था। एंड रोल ऑफ सबॉर्डिनेट इन सेटिंग द गोल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टिव कंट्रोल होता था इंडिविजुअल्स का, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आप डिफरेंस पढ़ लेना, मैंने आपको तीनों पढ़ा दिए, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं मैनेजरियल ग्रेड्स। ये किसने दी थी, रॉबर्ट ब्लैक एंड जेल माउंटन ने, ठीक है जी। किसने दिया था, मैनेजर ग्रेड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूजीसी से रिलेटेड। इसे ब्लैक माउंटन, इसे मोटे और काले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन माउंटन ने 5
टाइप ऑफ मैनेजियल ग्रेड्स बताई थी इसने, मैनेजर स्टाइल्स बताई थी। कहता है कि इसमें 2 तरह के एलिमेंट्स को उसने यूज़ किया था, एक तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल्स। ठीक है, 2 एलिमेंट जो थे वो 9 पॉइंट स्केल्स ऑन द 2 सेपरेट एक्सेस, 2 सेपरेट एक्सेस थे, 9 पॉइंट स्केल वो थे इसमें। कहता है कि 81 कम्बिनेशन को ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेड पर, बट जो ऑथर था वो स्ट्रेस करता है ऑन द स्टाइल एंड 4 कंसर्न पर और एक मिडिल कंसर्न पर, रिजिट। ठीक है जी, एक तो जो मिडिल था, ठीक है, मिडल में जो आता है कुछ ऐसे इसकी ग्रेड आएगी, ये इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर और बीच वाले पर। ये 5 जो पॉइंट्स थे उस पर ही केवल कंसर्न करता था। ठीक है जी, नाउ द गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मिडिल ऑफ द रोड। ठीक है, इसने इधर लिया है कंसर्न फॉर पीपल, मतलब कि पीपल से ज़्यादा रिलेटेड है। इसे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है जी, इसमें है ये लो है, ये इधर हाई है और इधर हाई है। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, इधर हाई है तो इधर क्या आएगा, लो आएगा। ठीक है, और इधर ये लो है तो इधर भी लो आएगा। ठीक है, इधर हाई है तो इधर भी हाई आएगा। इधर क्या है, ये इधर हाई है तो इधर भी क्या आएगा, हाई आएगा। ठीक है, इस तरह कुछ था इसमें। इधर मैं लिख देती हूँ हाई, ठीक है, और इधर भी लिख देती हूँ लो। आगे समझ में? तो इधर क्या है, हाई, इधर हाई और लो। तो इसमें क्या है, इसमें जो हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन की तरफ तो हाई है, बट हमारा जो कंसर्न फॉर पीपल है वो लो है। तो इसमें टास्क मैनेजमेंट, ठीक है, टास्क पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, टास्क पर, मतलब काम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद है टीम मैनेजमेंट, मतलब कि इसमें कंसर्न फॉर पीपल भी हाई है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई है। तो टीम मैनेजमेंट 9। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कंट्री क्लब। तो इसमें क्या है, कंट्री क्लब में क्या है कि इस पर जो पीपल कंसर्न है वो हाई है और जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वो है क्या है, लो है। तो इसमें क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लो है तो इसका क्या है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, मतलब कि हमारे पीपल पर ज़्यादा कंसिडरेशन किया जाता है। एंड दोनों ही, मतलब पीपल फॉर कंसर्न भी लो है और प्रोडक्शन भी, जो प्रोडक्शन से है वो भी लो है। तो इसमें क्या मानेंगे हम, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो इसमें जो 91 है, 91 तो है टास्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और जो कंट्री क्लब है वो है किससे रिलेटेड, कंट्री क्लब जो है वो है 19, ठीक है, 19 से रिलेटेड। तो इसमें जो पहला वाला 9 है वो किससे रिलेटेड है, पहला वाला 9 इसमें ज़्यादा है ना, इसमें हाँ किससे ज़्यादा है, तो इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड। जो पहला वाला 9 है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और जो दूसरा वाला 1 है, मतलब जो पहला वाला वर्ड है, ठीक है, वो तो है प्रोडक्शन से रिलेटेड और दूसरा वाला है वो किससे रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड। तो जो हमारा कितना हो गया, 91 हो गया। तो इसमें क्या है, ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, प्रोडक्शन वाला ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन वाला ज़्यादा है तो 91 क्या हो गया, 9 ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो गया, हाई तो हो गया हमारा क्या, हाई हो गया हमारा प्रोडक्शन, एंड ये 1 है तो मतलब लो हो गया हमारा कंसर्न फॉर पीपल। तो इसे हम टास्क मैनेजमेंट कहेंगे। इसीलिए 99 है, 99 में दोनों ही ज़्यादा हैं, मतलब 9 है, 9 ही हमारा कंसर्न फॉर पीपल है और 9 ही हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। तो हमारा टीम मैनेजमेंट हो गया। इसमें है 19, मतलब कि 19, तो इसमें जो प्रोडक्शन तो 1 है तो मतलब हमारा ये लो है, और जो हमारा 9 है मतलब ये हमारा जो कंसर्न फॉर पीपल है वो ज़्यादा है। तो पहला वाला जो वर्ड है वो तो है प्रोडक्शन से रिलेटेड और दूसरा वाला जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, पीपल से रिलेटेड। ठीक है, इसीलिए 91 तो है टास्क मैनेजमेंट और 19 क्या है हमारा कंट्री क्लब, और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मिडिल का पढ़ लेते हैं हम। मिडिल का क्या है, मिडिल में दोनों 5 है। ठीक है, मिडिल रोड है ये। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट में 91, मतलब कि हमारा जो हम मैक्सिमम कंसर्न करते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, पीपल से कंसर्न लिस्ट होता है। इसमें हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट क्या होता है, ओबीडियंस का होता है, मतलब उसको रूल को केवल फॉलो करते हैं वो। कंट्री क्लब में क्या होता है, मतलब पहला वाला 9 किससे रिलेटेड था, प्रोडक्शन से, दूसरा वाला किससे रिलेटेड था, मैनेजमेंट, उससे ह्यूमन बीइंग से, किससे, ह्यूमन बीइंग से। तो इसमें किससे ज़्यादा है कि मतलब इसमें हम पीपल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रोडक्शन पर कम ध्यान दे रहे हैं, तो मतलब कंट्री क्लब। तो इसमें हम क्या, पीपल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग के साथ, लव एंड उनके साथ हमारा, उनकी जो फीलिंग है, ठीक है, उनके साथ प्यार से पेश आते हैं हम।
ये सब कुछ है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट 1 जो है लीस्ट कंसर्न पीपल एंड लीस्ट कंसर्न प्रोडक्शन, तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होता है। मैनेजर इग्नोर करता है ह्यूमन रिलेशंस को। ही एक्सरसाइज अथॉरिटी ओनली थ्रू अवॉइड द प्रेशर फ्रॉम अवर, ठीक है। उसके बाद टीम मैनेजमेंट, दोनों अच्छे से काम कर रहे होते हैं। 5 में मिडिल आता है। इस तरह हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया। मैंने आपको लीडरशिप का कंप्लीट फुल डिटेल पढ़ा दिया है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका जो लीडरशिप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। थैंक यू अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।